अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमारा आर्टिकल है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का पिछले चैप्टर के अंदर भी, चैप्टर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि जो फ्लक्स है ना, उसका लफ्जी जो मतलब है, तर्जमा है, फ्लक्स का मतलब है किसी शक्ल का, लाइनों की शक्ल, किसी चीज का लाइनों की शक्ल में जो भाव है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। मसलन हम कहते हैं द नंबर ऑफ वाटर लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड स्टूडेंट फ्लक्स। ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड ट्रैफिक फ्लक्स। तो हमने चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर हमें कौन सी लाइनों का सामना है, कौन से फील्ड में हम बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। तो फिर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a certain area is called magnetic flux। अब देखो, फ्लक्स कोई भी है ना, वाटर फ्लक्स है या ट्रैफिक फ्लक्स है, आप किसी भी जगह पे देखेंगे अगर ट्रैफिक फ्लक्स है, ये सड़क है जी, जहां से ट्रैफिक लाइंस ने गुजरना है, ये देखेंगे गुजरना है, यहां पर ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। किसी भी जगह से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है या ट्रैफिक का जो बहाव है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर एक कि देखें, अगर ट्रैफिक की शिद्दत ज्यादा है, ट्रैफिक की शिद्दत ज्यादा है और ये जिस एरिया से वो गुजर रहा है यानी सड़क तंग है, तो क्या होगा? ट्रैफिक हमेशा फंसी रहेगी, फ्लक्स कम गुजरेगा, ठीक है, बहाव कम होगा। दूसरी सूरत में क्या है कि अगर सड़क खुली हो और ट्रैफिक इक्का दुक्का आ रही हो, तो इसका मतलब है फिर भी फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। तो इसी तरह से पानी है, पानी का जो पाइप है वो छोटा हो, थोड़ा मतलब तंग हो, लेकिन पानी बहुत ज्यादा हो, तो क्या होगा? बहाव कम ही होगा ना। इसी तरह से अगर पाइप चौड़ा ले लें और पानी कतरा कतरा आ रहा हो, तो इसका मतलब है फिर भी बहाव जो है वो क्या होगा? कम होगा। इट मींस कि जनरली कोई भी आप फ्लक्स ले लें, दो चीजों पर वो डिपेंड करता है। नंबर एक कि अगर वाटर फ्लक्स है तो वाटर की शिद्दत क्या है, ट्रैफिक फ्लक्स है तो ट्रैफिक की शिद्दत क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत क्या होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो। इसका मतलब है एक फैक्टर तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पर? बी पर। दूसरा, उस एरिया पर जहां से गुजर रहा है। तो फिजिक्स के अंदर ये तो जनरली वाटर फ्लक्स ले लें, ट्रैफिक फ्लक्स ले लें, ठीक है, स्टूडेंट फ्लक्स ले लें, दो बातों पर ही डिपेंड करेगा। कौन सा? एक उनकी शिद्दत और दूसरा जिस एरिया में से वो पास कर रहा है। लेकिन फिजिक्स के अंदर एक एडिशनल चीज भी है इन दो चीजों के साथ साथ, द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, कि एरिया और जो हमारा फील्ड है
उसके दरमियान क्या एंगल होगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें एरिया को क्या करना पड़ता है, इसको, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें एरिया को वेक्टर कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। और उसका हम नाम रख लेते हैं क्या, वेक्टर एरिया। क्या नाम रख लेते हैं जी, वेक्टर एरिया। सो मैथमेटिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट कह लें, स्केलर प्रोडक्ट कह लें, की बात है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लें, एक ही बात है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, या फ्लक्स डेंसिटी भी इसका नाम आज हम रखेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड वेक्टर एरिया ए is called magnetic flux। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई से ज़ाहिर करते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई एम, फ्लक्स को हम फाई से ज़ाहिर करेंगे। दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो ए है ये क्या है, वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया, पहली बात आपने याद रखनी है कि वेक्टर एरिया किसी सरफेस का होगा। किसका होगा, किसी सरफेस का। तो किसी सरफेस के, ये सरफेस है लेट्स से, किसी सरफेस के वेक्टर एरिया से क्या मुराद है, किसी सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड तो सरफेस एरिया के बराबर, लेकिन डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगी। डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। सो व्हाट इज वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर, वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the surface area of the surface, and direction is always outward normal। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू दैट सरफेस। नॉर्मल टू दैट सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सरफेस है, लेट से ये सरफेस ऐसे बना दें, ये सरफेस, तो इसका ये एरिया हो गया, ये इसका वेक्टर एरिया हो गया। तो वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड थी सरफेस एरिया के बराबर, लेकिन डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। अगर सरफेस ऐसे है, ऐसे ये इसका वेक्टर एरिया होगा, ये बात समझ में आ गई। सो प्यारे बच्चों ये बताओ, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो in mathematically it is the dot product of vector area and magnetic field। अब ये जो थीटा है ना एंगल, आपने ये याद रखना है, ये थीटा किसके दरमियान एंगल है, वेक्टर एरिया और बी के दरमियान एंगल। अब एक बात आपने क्लियर करनी है, जरा गौर करना है एक मिनट। फर्ज करें ये सरफेस, अगर फील्ड लाइंस आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रही हूं ऐसे, अभी मुझे बताएं आप, ये जो सरफेस है फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है वो क्या होगा,
इस सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा ये? इसका मतलब है अगर सरफेस फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका जो वेक्टर एरिया है वो फील्ड के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये जो हमने एंगल लेना है ना, ये सरफेस और फील्ड के दरमियान नहीं है, ये मैं याद बता रहा हूं आपको, आपने बात पहले बांध लेनी है कि ये जो थीटा एंगल है ये सरफेस और फील्ड के दरमियान नहीं है, इट इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड फील्ड, ये याद रखना है। और जो वेक्टर एरिया होगा वो सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर देखो, दोबारा देख लो कि अगर सरफेस जो है, अगर ये जो सरफेस है फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो फील्ड के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो मैक्सिमम लाइंस इस सरफेस में से गुजरेंगी, सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो हम इसमें देखते हैं कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा। सो नेक्स्ट हेडिंग हम देते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा जी। ठीक है जी, ले जी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। सो क्या मैंने आपको बताया कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब सरफेस फील्ड के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, या उस सरफेस का वेक्टर एरिया फील्ड के पैरेलल होगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। सो द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, the flux will be maximum when surface is held perpendicular to the field and the angle बिटवीन बी एंड वेक्टर एरिया क्या होगा बताओ? जब सरफेस फील्ड के क्या होगी? परपेंडिकुलर हो, तो बी और ए के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। नो, कितना होगा? बता दो चुका हूं आपको, दोबारा देखो। ये सरफेस है, ये फील्ड के क्या है? सरफेस परपेंडिकुलर, लेकिन इसका वेक्टर एरिया इस सरफेस का क्या होगा? ये, तो वो फील्ड के क्या हो गया? पैरेलल। So what will be the angle between B and A? The angle between B and A is 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री एंगल होगा, cos 0 मैक्सिमम होता है, 1 आता है, तो फ्लक्स जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B A cos 0 which is equal to B A. Now this is the maximum magnetic flux. इसको अगर डायग्राम हम देख लें तो ये अगर सरफेस ले लें ऐसे, ठीक है, ये आप समझ लें ये फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं इसमें से, ठीक होगी बात। ये फील्ड लाइंस, ये बी हो गया, यहां इसका वेक्टर एरिया क्या हो गया? ये इस सरफेस का, तो बी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना हो गया? 0। तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। नो मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स जो है, जीरो फ्लक्स जो है वो क्या होगा? ठीक है, जीरो फ्लक्स, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स, when surface is held parallel to the field, the magnetic flux will be 0 when surface is held parallel to the field. Then angle between B and A is 90 डिग्री। ठीक है ना? जैसे देखो ये सरफेस है, फील्ड आपकी तरफ है, ये सरफेस फील्ड
ये जो फील्ड लाइंस हैं ये सरफेस के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इसके वेक्टर एरिया के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सो सारी की सारी फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर रही हैं इस सरफेस के ऊपर से, अंदर से कोई नहीं गुजरेगी, तो इसलिए द फ्लक्स विल बी जीरो व्हेन द सरफेस इज हेल्ड, when the surface is held parallel to the field. So magnetic flux is equal to BA cos 90 degree which is equal to 0. इसको हम कैसे बना सकते हैं कि अगर फर्ज करें ये आपके पास सरफेस है, ये इसका वेक्टर एरिया है और सारी की सारी जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे ऊपर से गुजर रही हूं, ठीक है, ये बी है, बी और ए के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री। तो फ्लक्स जो है वो कितना हो गया, जीरो व्हेन द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड। अच्छा बेटा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे यूनिट्स हैं वेबर। वेबर, 1 वेबर किसकी इक्वल होगा, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 1 बी के यूनिट क्या होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्या होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या बन गया, ये न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये यहां लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर क्या होता है, जॉल, जॉल पर एम्पेयर भी लिखा जा सकता, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। लेकिन आपकी बुक में यहां तक ही है कि 1 वेबर किसकी इक्वल होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू जॉल पर एम्पेयर। ठीक है जी, ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप ये देखें, अगर फर्ज करें ये वाली सिचुएशन अगर हम लेते हैं, कौन से वाली, व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, ये वाला। चलिए अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स ये लिखूं दैट इज इक्वल टू बी है, तो ये कब होगा, व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी फील्ड, सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी फील्ड। अच्छा अब यहां देखो, गौर करो, यहां से वैसे ही जो बी है ना, बी ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन इसे कहते हैं। अभी हम इसकी तीसरी फॉर्म लिखेंगे, दिस बी, यहां से क्या आ जाएगी जी, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। इसको क्या डिफाइन करेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे जी, फ्लक्स डेंसिटी। What is flux density? The magnetic flux per unit area when the area is held perpendicular to the field. This is called magnetic flux density. Magnetic flux density ये B ही है, ठीक है, is called flux density. तो फ्लक्स डेंसिटी B किसके बराबर आ गया जी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट क्या हुए, वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेस्ला।
वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेस्ला। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। वेक्टर एरिया और बी के दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। व्हेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड देन द फ्लक्स विल बी 0, क्योंकि वेक्टर एरिया और फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या कहा कि जो वेक्टर एरिया है, मैं ये बात याद रखनी है कि ये जो एक मिनट, फ्लक्स स्केलर है, वेक्टर है स्केलर है, इसके यूनिट क्या होंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर। वेबर किसकी इक्वल होगा? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर या जॉल पर एम्पेयर। क्लियर? यहां से हम हमने नई बी को नई डेफिनेशन कर दी। बी को हम पहले ऑलरेडी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बी इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? तीसरी सूरत हमने क्या निकाल दी? बी इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लक्स डेंसिटी। सो व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी? द फ्लक्स पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया व्हेन दैट एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसके यूनिट क्या होंगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला। अच्छा, आखिरी बात जो मैं बताने लगा था कि ये जो फार्मूला है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो फार्मूला है ये हम कब लगाएंगे? जब हमारी जो सरफेस है वो फ्लैट हो, ये फ्लैट सरफेस हो। दिस सरफेस शुड बी फ्लैट। लेकिन अगर सरफेस फ्लैट ना हो, एक कर्व सरफेस हो, ऐसे जैसे ये स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस में से गुजरने वाला अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, चलो सोचो जरा क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जी बताओ? सोचो। वी हैव टू डिवाइड दिस होल सरफेस इनटू स्मॉल फ्लैट पैचेस। तो फिर हम हर पैच में से बी डॉट ए निकाल लेंगे, उसका सम ले लेंगे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ magnetic flux in case of in case of curved surface, in case of the magnetic flux passing through a curved surface, क्या होगा? हम एल नहीं सॉरी ए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और हर पैच का एरिया कितना होगा? डेल्टा ए। और ये जो पैच है ना, ये क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हर एक में से एरिया कैलकुलेट उनका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, छोटे छोटे पैचेस में से गुजरने वाला, और फिर व्हाट विल बी फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल कर्व सरफेस, वो क्या आ जाएगा? उन सबको ऐड कर देंगे। क्लियर है जी? दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस। वैसे डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला लगाना हो तो ये जो फार्मूला तभी लगता है जब ए जो है ये क्या होनी चाहिए? फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। ठीक है जी? इन बातों को आपने याद करना है, याद करके जुबानी लिखना है, तब इंशाल्लाह हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में होगा, हम स्टार्ट करेंगे उससे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।